रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च बरोज बुध हम बात करेंगे इलेक्शन डे सरप्राइजेस पे और कैसे आज के नताइज ने सारी एक्सपेक्टेशंस ही चेंज करके रख दी और क्या रिजल्ट आने जा रहा है, इसकी तफसील को आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा इलेक्शन के इस जो प्रोसेस है सेनेट इलेक्शन का, इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे और आपको बताऊंगा मलक रियाज बहरिया टाउन जो टाइकॉन है उसके टावर के केसेस में, रेफरेंस केसेस में क्या अपडेट आई है, उसको भी हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कुछ सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं मलिक रियाज जो कि एक जाने जाते हैं एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर, और जितनी भी सोसाइटीज हैं बड़े शहरों में, खास तौर पर कराची में, लाहौर में या फिर इस्लामाबाद में, बहरिया टाउन का नाम प्रॉपर्टीज की दुनिया में एक बड़े लेवल पर लिया जाता है। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब मलिक रियाज पर जो है वो करप्शन के चार्जेस लगे, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उन पर रेफरेंसेस दायर किए तो उन्होंने प्ली बार्गेन की ऑप्शन को अवेल किया। प्ली बार्गेन एक ऐसा लॉ है जो आपको रिलीफ देता है कि अगर जितनी आपने करप्शन की है और आप एडमिट कर रहे हैं तो फिर मुतलका कोर्ट्स आपको ये लिख के देती हैं कि आप इतने फाइन के साथ ये रिटर्न कर दें तो आपकी जो सजा है उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। और इस लॉ को उन्होंने अवेल किया और उन्होंने जान छुड़ा ली थी। लेकिन एक केस ऐसा था जो स्टिल अभी तक जो है वो उन पर चल रहा था, जिसमें कराची के बहरिया टाउन टावर रेफरेंस था जो कि जिसकी आज समाअत थी। और उसमें मैं आपको बता दूं एडवोकेट फारूक एच नायक सभी लोग जानते हैं कि वो आसिफ अली जरदारी के वकील भी रहे हैं और एक माया नाज कानूनदान है। वो आज पेश हुए, उन्होंने जो है वहां पे जज मोहम्मद बशीर साहब की जानिब से ये कहा गया कि आखिर क्यों जो है वो मलिक रियाज को पेश नहीं किया जा रहा। इस बात पर बरहमी का इजहार भी किया गया और इसमें जो चार्जेस हैं उन पर वो 100 बिलियन रुपए का चार्जेस हैं। एक सोसाइटी है जो बागे इब्ने कासिम की ये प्रॉपर्टी जमीन थी जिस लैंड को इसने जो है वो बैरियर टाउन जो टावर बनाने में इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ और लोग भी शामिल हैं और खास तौर पर इनके जो दामाद हैं जैन मलिक वो भी इसमें जो है वो पार्टी हैं। इसके अलावा लियाकत कायम खानी, यूसुफ बलोच, इसके अलावा वकास राफत, ये वो लोग थे जो इनके साथ जो है वो इस रेफरेंस में उन पर भी एलिगेशन है। अब जो है वो इस रेफरेंस की डेट जो है वो 20 मार्च तक मुलतवी की गई है। मैं आपको बता दूं आज के मेन टॉपिक की जानिब आ जाते हैं और वो है कैसे सेनेट इलेक्शन जो है वो आज हो रहा है और इस हवाले से जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो सबको हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं टोटल जो सीट्स थी सेनेट्स की वो 104 का ये फिगर था। 104 में से 4 जो थी वो फाटा के लोगों की थी और फाटा को जब से केपीके में जम किया गया उसके बाद ये 4 सीट्स भी निकल गई। अब जो रिमेनिंग इसकी सेनेट की सीट्स हैं, ऐवान बाला की सीट्स हैं, वो 100 हैं। और 100 में से एक चीज आपको बता दूं कि टोटल 6 साल के लिए एक सेनेटर जो है वो मुंतखब होता है इस ऐवान बाला में और इनकी जो एज है वो 30 प्लस इनका होना चाहिए। इसके अलावा अगले 3 साल के बाद हाफ हाफ होके ये सिलेक्ट होते हैं कि 2018 में जो हुए, फिर अब 2021 में आधी जो थी 52 जो है वो इसमें रिटायर्ड हुए, उसमें से 4 वो निकल गए फाटा वाले और 48 अब जो है वो इस पर हो रहा है। इसमें इसाक डार जो कि जो है वो लंदन चले गए थे, छोड़ गए थे, उनकी सीट पर भी जो है इस बार इलेक्शन हो रहा है। इसमें मैं आपको एक अहम चीज बता दूं कि हर सूबे में से जो है वो 23 सिलेक्ट होने हैं, 23 सेनेटर्स ने मुंतखब होना है और इस 23 में से 14 ऐसी हैं जिनमें जनरल सीट्स पर हैं। इसके अलावा 4 विमेन सीट्स हैं, 4 टेक्नोक्रेट्स के लिए हैं और एक माइनॉरिटी की सीट मुंतखब है। सिंध में भी सेम ऐसा ही रहेगा, केपीके में भी ऐसा रहेगा, बलूचिस्तान में भी ऐसा रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब में जो है वो ये ऑलरेडी हो चुका है। पंजाब में जितने भी सेनेटर्स बनते थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और खास तौर पर इसमें जो अहम रोल रहा है वो हुक्मरान जमात का रहा है कि उसकी अक्सरियत थी पंजाब में, उसकी हुकूमत थी पंजाब में, वो मुंतखब हो चुके हैं। और जितने रिमेनिंग थे, बाकी बचे थे, उसमें से 37 हैं, 37 जो है वो आज के दिन सिलेक्ट होने हैं। इसमें जो बड़ा मुकाबला है, जो सबसे अहम मुकाबला है, वो यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान इस्लामाबाद की सीट पर है। और इस्लामाबाद की जो सीट है वो कौमी असम्बली मुंतखब करती है। कौमी असम्बली के जो अराकीन असम्बली हैं वो लोग इनको चुनेंगे कि आया ये लोग सेनेट के लिए किस शख्स को जो है वो चेयरमैन सेनेट के लिए भेजा जाना चाहिए।
چاہیے یا نہیں بھیجا جانا چاہیے۔ اس میں یوسف رضا گیلانی کے لیے سب سے بڑی مشکل تب کریٹ ہوئی جب ان کے بیٹے کی جانب سے رات گئے جو ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ بارگیننگ کر رہے تھے، لوگوں کو خریدنے کی بات کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آڈیو ٹیپ سامنے آتی ہے ناصر حسین شاہ جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ بھی ایسی بارگیننگ کرتے ہوئے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک الیکشن کمیشن پر سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے کہ آیا الیکشن کمیشن کیا اس لیول پر جا کر اقدامات کر رہا ہے کہ جس لیول کی ضرورت ہے، جس کے لیے جو ہے وہ متعلقہ اداروں نے اسے سپورٹ کیا، اس پر ذمہ داری ڈالی کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ جو ہے وہ شفاف انتخابات کو یقینی بنائیں اور آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ سامنے لائیں جن لوگوں نے واقعی جو اس بات کے حقدار ہیں، جن کا رائٹ ہے۔ بلکہ ایسا اگر آپ وہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں رہتی، اگر وہاں پہ شفافیت نہیں رہتی تو یقیناً وہ لوگ آئیں گے جن کا حق نہیں ہے، جن کا رائٹ نہیں ہے۔ تو اس میں آج فواد چودھری صاحب کی جانب سے یہ فگر بھی شیئر کیا گیا ہے کہ 180 جو ہے 180 جو پی ٹی آئی کے جو ووٹنگ کریں گے الیکٹورل کالج کے لحاظ سے، جو ووٹنگ کریں گے، سیٹس تو اگرچہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کم ہیں، لیکن جو ووٹنگ کریں گے وہ پی ٹی آئی کے 180 اور جو اپوزیشن ہے پوری پی ڈی ایم ہے اس کے 155 فگر بتائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں شام 5 بجے تک جو ہے وہ اس نے چلنا ہے۔ شام 5 بجے کے بعد جو ہے وہ اس کے ریزلٹس آنا شروع ہوں گے، کمپائل ہوگی یہ سارا جو الیکشن کا پروسیجر ہے اس میں، اس کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ نتائج جاری کریں گے۔ میں آپ کو بتا دوں الیکشن ڈے پر جو بڑے سرپرائزز سامنے آ رہے ہیں، آج بھی ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کو اجازت دی گئی کہ انہیں جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل سے اسلام آباد شفٹ کیا گیا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور اپنی پارٹی کے وہ صدر بھی ہیں، اس لحاظ سے انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے نہ صرف جو ہے وہ اجلاس بلایا بلکہ وہاں پر جو ہے وہ ایسے وہاں پہ ان سے کچھ سوال و جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ خواجہ آصف بھی موجود تھے۔ خواجہ آصف پر سب کو پتہ ہے منی لانڈرنگ کیس میں وہ بھی سزا بھگت رہے ہیں اور نیب کی جانب سے پچھلے دنوں اس کی پیشی بھی تھی، اس کی صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف ایک تو رمضان شوگر مل کیس میں سزا بھگت رہے ہیں، دوسرا منی لانڈرنگ کیس میں، اور اسی منی لانڈرنگ کیس میں جس میں ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو ضمانت ملی ہے، بیل ملی ہے، اسی میں اب شہباز شریف بھی اسی کو گراؤنڈز بنا کر عدالت میں جو ہے وہ انہوں نے ایک فائل کی ہے، پٹیشن اپلیکیشن بھیجی ہے جس میں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب انہیں بھی یہ ریلیف ملے جو ان کے بیٹوں کو ملا ہے، لیکن وہ لگ نہیں رہا کیونکہ جو تفصیلی فیصلہ تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کیسے اس میں لکھا گیا تھا معزز جج صاحبان کی جانب سے کہ یہ جو مل رہا ہے کیونکہ وہ پرائمری ایلیگیشن ان پر نہیں ہے حمزہ شہباز پر، اس لیے جو ہے وہ انہیں ضمانت مل رہی ہے، اور جن پر پرائمری ایلیگیشن ہے وہ شہباز شریف ہیں۔ شہباز شریف اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرغنے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اسی ساری منی لانڈرنگ کے پروسیس کو ہیڈ کیا ہے۔ حمزہ شہباز اس کیس میں جو ہے وہ مین پارٹی نہیں تھے بلکہ ایک سائیڈ پارٹی کے طور پر استعمال ہو رہے تھے، تو ان کو یہ ریلیف مل گیا۔ اب دیکھتے ہیں شہباز شریف کے حوالے سے عدالتیں کیا فیصلے دیتی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔